जाना चाहिए दिमाग में। तो चलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम कई सारी बातें किए, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए उसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताया था? सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, मतलब ए डॉट पी क्रॉस सी, मतलब ये दो वेक्टर क्रॉस और उसका डॉट, तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम बॉक्स ए बी सी से, सही है। बॉक्स ए बी सी, इसको अगर वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो दो वेक्टर अगर कंसीडर किया जाए इस तरीके से, अगर कोई पैरेललोपाइड बना ले, अगर पैरेललोपाइड है, लेट सपोज दैट ये एक पैरेललोपाइड है, ठीक है। ये एक पैरेललोपाइड है। अगर वो दो वेक्टर है, इसमें समझिएगा ध्यान से, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है, और इसके अलोंग कोई तीसरा वेक्टर ए है, ठीक है। तो बी क्रॉस सी से जो वेक्टर आएगा कोई इस तरीके का इधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा बी और सी के। दिस इज बी क्रॉस सी का एन यूनिट वेक्टर एन कैप है। बी और सी में जो एंगल मान लेते हैं ये थीटा है, और वेक्टर एन कैप और इसके बीच का एंगल फाई है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया था, क्या आया था? मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा कॉस फाई, याद है ना? साइन थीटा कॉस फाई, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी एंड फाई इज द एंगल बिटवीन बी क्रॉस सी एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर, सही है। तो ये चीज़ आया था। अब यहाँ पे हमने बताया था कि ये मैक्सिमम कब होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 1, साइन थीटा का वैल्यू 1 मतलब थीटा 90 हो जाएगा, और फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब तीनों वेक्टर आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि आई जे और के का बॉक्स क्या होगा, तो आई जे और के का बॉक्स एक लाइन में हम बता सकते हैं क्या आएगा इसका वैल्यू। भाई आई, एक वेक्टर आई है, दूसरा जे है, तीसरा के है, तो तीनों में आपस में म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर है कि नहीं है? और सब यूनिट वेक्टर्स है, तो सब यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप, और फिर मॉड ऑफ क्या आएगा? के कैप, और ये साइन 90 और कॉस 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कॉस 0, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा, है कि नहीं? चाहे से भी समझ सकते हैं ना कि यार ये ऐसा पैरेललोपाइड है जिसका क्या है, तीनों साइड लेंथ 1 है, मतलब क्यूब हो गया। एक क्यूब का वॉल्यूम बताना है तो विथ साइड लेंथ 1, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला एक क्यूब होता है, उससे भी आ जाएगा आंसर, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कोई ये पूछ ले आपसे, समझिएगा ध्यान से जो चीज़ें हम बोलते जा रहे हैं, कि बॉक्स ऑफ ए माइनस बी वैक्टर, बी माइनस सी वैक्टर और सी माइनस ए वैक्टर का बॉक्स क्या आएगा? ये बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? अभी अभी बताया था। अरे ये बॉक्स 0 होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है? ये सब छोटी छोटी बातें हैं यार, इसके लिए कोई कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स की ज़रूरत है क्या? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई भी तीन वेक्टर, जैसे ये वेक्टर x है और ये वेक्टर बोल दे हम, ये वाला वेक्टर y वेक्टर है, और ये वेक्टर बोल दे सर z वेक्टर है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है x प्लस ऑफ वाई वेक्टर प्लस ऑफ z वेक्टर इक्वल टू क्या है? 0 वेक्टर है। ऐसे भी फील कर सकते हैं कि z वेक्टर इज रिटन एज माइनस ऑफ x वेक्टर माइनस ऑफ y वेक्टर, मतलब z वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। इसका मतलब वेक्टर x, वेक्टर y और वेक्टर z क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स है कि नहीं है? अरे थ्योरम इन प्लेन को याद करिए ना। थ्योरम इन प्लेन यही बोल रहा था ना कि कोई भी तीन वेक्टर अगर एक प्लेन में है तो बाकी किसी भी तीसरे वेक्टर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर लिख सकता है। तो ये सब में टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, ये चीज़ तो मैंने निकाल के बता ही दिया था पिछले टर्न पे, भाई वेक्टर ए प्लस बी, फिर क्या बताया था? बी प्लस सी, और फिर सी प्लस ए वैक्टर, इसका जो वैल्यू होता है किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है। इस डायरेक्टली याद रखना है। वैसे एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ अभी याद रखने के लिए, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, जो अभी डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, दैट इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर आएगा। बॉक्स ऑफ ए बी सी वैक्टर, अभी ये जो है ना, ये अभी आगे थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे तो तब हम निकाल पाएंगे, अभी नहीं निकाल पाएंगे कैसे आता है, ठीक है। बस इतना भी याद रखना है, इतना याद रखना है। इससे क्या समझ में आता है? इससे अगर हम बोल दें, एक और नोट डाल के एक और बात अगर करें कि अगर कोई तीन वेक्टर ए बी सी वेक्टर
आर नॉन कोप्लेनर है। अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो नॉन कोप्लेनर है इसका क्या मतलब है, इससे ये भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है, अलग अलग प्लेन में है। तो तीनों वेक्टर अलग अलग प्लेन में है, मतलब कोई भी दो एक प्लेन में है और बाकी तीसरा एक अलग प्लेन में है। तो इससे सीधा सीधा पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि सर इसका बॉक्स जो है, इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इससे पहला बात ये भी बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर होंगे, ये वेक्टर a प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, क्या ये भी नॉन कोप्लेनर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा नॉन कोप्लेनर? क्योंकि इसका बॉक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी बॉक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब इसी में अगर दूसरा बात किया जाए, कौन सा बात भाई? दूसरा बात अगर वही चीज़ जो अभी अभी हम कह रहे थे कि a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी वेक्टर और सी क्रॉस ए वेक्टर, क्या इसका भी बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब नॉन कोप्लेनर होगा, है ना, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। तो ये सब ऐसा चीज़ है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये स्टेटमेंट अगर लिख दे कि वेक्टर इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, इसका क्या मतलब होता है पहले हम ये समझा सकते हैं कोई? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, इसका क्या तात्पर्य क्या है, ये क्या स्टेटमेंट क्या आ रहा है? लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है? इन तीनों में एक लीनियर रिलेशन होल्ड कर रहा है, लीनियर रिलेशन है। लीनियरली डिपेंडेंट का ये मतलब होता है और कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब यह है कि देयर विल एग्जिस्ट सम स्केलर्स एक्स वाई जेड जो इनको क्या बनाएगा, 0, एक लीनियर रिलेशन आपको मिलेगा। मतलब वेक्टर सी इक्वल टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी, ऐसा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर है भैया। अलग अलग लैंग्वेज घुमा के लिख सकता है, ठीक है, एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोप्लेनर वेक्टर, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, बॉक्स ऑफ ए बी सी वेक्टर। क्या बॉक्स ऑफ ए बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0 आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आज जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं दैट इज, पहले हम चर्चा कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के बारे में। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, अच्छा, इसका फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला क्या बताया था, बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, क्योंकि इसका जो बेस है ट्रायंगुलर होता है। बेस ट्रायंगुलर होगा ना टेट्राहेड्रन में, बेस एरिया इंटू हाइट 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। क्योंकि कोई भी टेट्राहेड्रन अगर हम बनाते हैं, लेट सपोज दैट यही टेट्राहेड्रन है, अगर कोई भी टेट्राहेड्रन अगर हम क्रिएट करेंगे तो उसका जो बेस बनेगा, क्या बेस ट्रायंगुलर बनेगा कि नहीं बनेगा? दिस विल बी ए ट्रायंगुलर बेस। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। बहुत सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई ऐसा भयंकर चीज़ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। आसान आसान बातें हैं। अभी हम बात करते जा रहे हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। जैसे मान लेते ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसके रेस्पेक्ट में ये वेक्टर और ये वेक्टर है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, इसका वॉल्यूम निकालना हो, तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? इसका पोजीशन वेक्टर ए बोल देते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर बी बोल देते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर सी, और ये खुद अपने आप में रेफरेंस पॉइंट है, मतलब ओरिजिन है वो। तो हम ये बोल रहे हैं कि पहले किसी एक को बेस बना लेते हैं। भाई किसी एक को बेस बना लेते हैं, मतलब ए बी सी को ही बेस बना लेते हैं। तो ठीक है, इसका एरिया तो निकाल लेंगे क्योंकि ट्रायंगल है। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी निकालना होगा। तो सर इसका हाइट कैसे होगा? हाइट ऐसे निकलेगा इधर से, समझ में आ रहा है ना, दिस विल बी हाइट h। तो हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अब हाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी कैलकुलेटेड, बताइए सभी लोग, कुछ समझ में आ रहा है? अरे बताया था ना, क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकलता है। कोई भी दो साइड के अलॉन्ग वेक्टर ले लेंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल गिव द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो 1/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ऑफ ए सी वैक्टर होगा ना जी, ए बी क्रॉस ऑफ ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर, क्या लिखेंगे अगर लिखना चाहेंगे तो वेक्टर बी माइनस ऑफ ए, और ए सी वैक्टर क्या होगा, वेक्टर सी माइनस ऑफ वेक्टर ए।
तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अंदर अंदर निकालते हैं तो 1/2 टाइम्स ऑफ बी का सी के साथ क्रॉस, तो ये हो जाए बी क्रॉस सी, बी का ए के साथ क्रॉस माइनस ऑफ बी क्रॉस ऑफ ए, फिर ए का सी के साथ क्रॉस। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए भैया, अगर नहीं समझ में आए कहीं दिक्कत महसूस हो तुरंत बताइएगा, ठीक है ना, उसमें कोई शर्माने जैसी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा फिर माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी, और ए का ए के साथ क्रॉस क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्डअप होगा, डेटा क्वेश्चन का पटकने से कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट बना ही नहीं, लगे हाथ पैर मारने, क्वेश्चन करने, इधर उधर गलत सलत कर रहे, कुछ भी कोई फायदा नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया ना। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको बताए थे हम याद भी रखने के लिए, आप लोग को याद होगा, ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। ए बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस बी, फिर क्या लिख सकते थे, बी क्रॉस सी, और फिर सी क्रॉस ए। ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है अगर तीनों वर्टेक्स दिया हो, ये पहले भी बता रखे हैं हम। देखिए कि अगर तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर पता हो ट्रायंगल में तो उसका एरिया लिखने का ये तरीका है, ठीक है ना। नाउ हाइट कैलकुलेट करना अपना मेन धर्म है। तो जब हम ए क्रॉस बी लेंगे तो इसके अलावा एक वेक्टर मिलेगा, इस प्लेन ए बी सी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलेगा हमें इधर, दिस इज एन कैप। हम ये बोल रहे हैं कि भैया अगर हम इस वेक्टर का ओ ए वेक्टर का इसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन अगर ले लेंगे तो हाइट एच आ जाएगा। तो हाइट एच विल बी गिवन एज, क्या होगा हाइट एच, यहाँ पे हम हाइट एच का कैलकुलेशन करने वाले हैं, हाइट एच। तो हाइट एच का कैलकुलेशन कैसे होगा बताइए सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। एच इक्वल टू क्या, हम ओ ए वेक्टर का डॉट एन कैप के साथ ले लेंगे तो काम हो जाएगा। और एन कैप वेक्टर है क्या बताइए, ओ ए वेक्टर। सर ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट ऑफ एन कैप इज नथिंग बट सर ए बी क्रॉस ऑफ ए सी वेक्टर, ए बी क्रॉस ऑफ ए सी वेक्टर अपॉन डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज ए बी क्रॉस ऑफ ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट एच रख दीजिए फॉर्मूला में, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी ऊपर निकाले हैं हम, तो ए बी क्रॉस ए सी, तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ सब कुछ तो वही रहेगा, ए क्रॉस बी प्लस ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये वेक्टर तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड को ऐसे रहने देता है एज इट इज, ए बी क्रॉस ऑफ ए सी वैक्टर, ठीक है। सब आ गया, अब हाइट एच भी आ चुका है। तो नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखने वाले हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया इज 1/2 इंटू दिस इज ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी, चाहे मैग्नीट्यूड लिखिए डायरेक्टली, अपना क्या लिखना है, क्या था फॉर्मूला, ए बी क्रॉस ऑफ ए सी, और ये 1/3 इंटू दिस इज बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट इज वेक्टर a/2, और इनका डॉट लिया जा रहा है, दिस इज ए क्रॉस बी एंड प्लस ऑफ बी क्रॉस सी और प्लस ऑफ सी क्रॉस ए से, सही है। और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ए बी ए सी का ये मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से ये टर्म जो है ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कोई समस्या। 1/3 इंटू बेस एरिया, एक सेकेंड, बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट में a/2 कहाँ से आ गया, एक सेकेंड, अच्छा ये एरिया में हमने लिख दिया था 1/2 ना, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बाकी सब ठीक है, ये बन रहा है। अब यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले अंदर, देखिएगा ध्यान से, ए डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू बताइए सभी लोग, अरे जीरो आएगा ना, ये जीरो आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा, कॉमन सेंस लगाइए, ए और बी है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी करने से इसके दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, और फिर जब ए के साथ उसका डॉट लेंगे तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर्स हैं। अब यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है ऊपर बताइए, ऊपर ए डॉट बी क्रॉस सी, अरे बॉक्स ए बी सी है ना, वो बॉक्स ए बी सी है, फिर ए डॉट सी क्रॉस ए क्या है, जीरो है अगेन, और फिर 1/3 इंटू 1/2 इज व्हाट 1/6, दिस विल बी द आंसर, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे चलेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये याद रखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला,
इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया वो कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाइट निकालने का। जो मेन कॉन्सेप्ट हाइट कैसे निकाला गया है। कभी भी अगर मान लीजिए ये पूछ लेना कि आपसे हाइट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें भी। किसमें? पैरेललोपाइड वगैरह में भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि बताओ भैया हाइट कैसे निकालेंगे हम, हाउ टू कैलकुलेट द हाइट। तो हाइट निकालना कोई बहुत टफ काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है, ठीक है ना, बहुत सिंपल आसान सा काम है। क्या करेंगे, उसके अलावा कोई एक वेक्टर ले लेंगे भाई। अब यहाँ से इस दोनों साइड के बीच में कोई दो पैरेलल साइड के बीच में हाइट निकाल रहा हो, कोई भी दो वेक्टर लेके उसके अलोंग एक वेक्टर उस प्रोजेक्शन ले लीजिए, प्रोजेक्शन से हमारे पास हाइट निकल के आ जाएगा। यही तो काम हम पहले भी किया करते थे। अरे एसक्यू लाइन में भी तो यही निकाले थे, शॉर्टेज डिस्टेंस। जब हम एसक्यू लाइन में डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, क्या किया था, यही काम किया था ना। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। एसक्यू लाइन में जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे, याद आ रहा है कैसे कैलकुलेट किया गया था? ऐसे ही कैलकुलेट किया गया था, इसी तरीके से कि उसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस के अलोंग। बताया था ना यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये लाइन अगर ले ले और ये वाला लाइन ले ले, तो दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर होगा। ये इसके परपेंडिकुलर कोई ना कोई तो होगा ही ना, जो दोनों को ज्वाइन करेगा। ये इधर इसके अलोंग वेक्टर, मान लीजिए इसके पैरेलल वेक्टर P है, इसके पैरेलल वेक्टर Q है। तो बताया था ना ये सर, इसके अलोंग वेक्टर क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q हो जाएगा। अब इस पे सर एक पॉइंट पता होता है, इस पे एक पॉइंट पता होता है, तो दोनों पॉइंट से हम इसको ज्वाइन करते हैं तो एक लेंथ आता है निकल के। तो इस वेक्टर को क्या बोले थे, वेक्टर, अगर ये वेक्टर है और ये मान लीजिए B वेक्टर है, तो ये जो डिस्टेंस आता है B माइनस A वेक्टर का, अगर हम इसके अलोंग प्रोजेक्शन ले ले तो हमें इतना ही लेंथ मिलेगा। तो B माइनस A डॉट विथ क्या, P क्रॉस Q अपॉन डिवाइडेड बाई P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड। तो यही शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला आया था ना जी। तो ये कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो तरीके से याद रखेंगे तो बहुत दिन तक याद रहेगा, भूल भी जाएंगे तो हम ड्राइव कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि फोकस करिए इन चीज़ों पे। अच्छा मान लीजिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, दिया हुआ है पॉइंट्स, ये पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर PV 0 1 2 and this is -1 3 lambda and this is -1 0 1 and this is 2 comma minus lambda comma 1 are coplanar, then find lambda फाइंड आउट करना है। सिंपल उपाय है कि इसको पॉइंट A बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको B बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं और इसको D बोल देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट A है, अब यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट, पहले समझिए। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो क्या AB वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं, AC वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं और AD वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो तीन वेक्टर होगा, ये AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर, क्या होगा, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे? आर कोप्लेनर, ठीक है, ये सब कोप्लेनर होंगे। कोई समस्या है क्या? AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर आर कोप्लेनर। तो जब ये कोप्लेनर है तो इसका क्या होगा, मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगा कि सर तीनों का बॉक्स 0 हो जाएगा, AB AC और AD का, होगा कि नहीं होगा? सर इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स विल बी 0। तो सभी लोग यही काम करिए, सबका कोऑर्डिनेट पता है 0 1 2, B का कोऑर्डिनेट क्या है -1 3 लैम्डा, C का कोऑर्डिनेट क्या है जी -1 0 और 1, D का कोऑर्डिनेट क्या है 2 माइनस लैम्डा और 1 है। तो डिफाइन करिए AB AC एंड AD वेक्टर्स, डिफाइन करके खटाखट क्या करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 कर देना है और सबको आंसर निकाल देना है। निकाल के बताइए सभी लोग, करने का आदत डालिए सभी लोग। AB कैलकुलेशंस वगैरह वाला पार्ट है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। AB वेक्टर पहले डिफाइन करते हैं, बताइए क्या होगा, -i कैप +2j कैप और प्लस लैम्डा -2k कैप। सही बात है कि नहीं?
नाउ ए सी वैक्टर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा जी, माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ जे कैप और माइनस ऑफ के कैप, सही बात है। नाउ ए डी वैक्टर अगर डिफाइन करते हैं तो ए डी वैक्टर क्या आएगा बताइए, तो सर ये आएगा 2i कैप और फिर माइनस ऑफ लेमडा प्लस माइनस ऑफ लेमडा माइनस ऑफ 1 जे कैप, सही है, माइनस ऑफ के कैप, ये तीनों वेक्टर आ गया। अब इनका बॉक्स में रख देंगे सबका वैल्यू तीनों का उठा के यहाँ पे, ये जैसे रखेंगे तो ये जो कैलकुलेशन है ये ए बी वैक्टर का -1 2 और दिस इज लेमडा -2। नाउ ए सी वैक्टर इज -1 माइनस ऑफ 1 आएगा, सही है। और नेक्स्ट फिर क्या आएगा, 2 आएगा माइनस लेमडा -1 और फिर माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, -1 और ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस तो आपस में सलट लेगा, माइनस लेमडा -1 हो जाएगा, -2 टाइम्स ये कैंसिल 1 प्लस ऑफ 2 आएगा, फिर प्लस लेमडा माइनस ऑफ 2, ये डिलीट और इधर लेमडा प्लस ऑफ 1 फिर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0, सही है। नाउ अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, अंदर अंदर क्या होगा सर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस लेमडा आएगा और फिर माइनस ऑफ क्या आएगा 6 आएगा और फिर प्लस लेमडा -2 और फिर क्या आएगा लेमडा प्लस ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 0 आएगा, सही बात है। अब ये लेमडा -6 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस ऑफ 3 लेमडा और फिर माइनस ऑफ 2 लेमडा, कितना आएगा +3 लेमडा -2 लेमडा, तो प्लस ऑफ लेमडा -6 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 लेमडा माइनस ऑफ 12, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके रूट तो निकाल ही सकते हैं, लेमडा इक्वल टू 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लीजिए। अब जो भी है बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस क्या आएगा 4 × 12 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कुछ आया होगा। लेमडा इक्वल टू 1 प्लस माइनस दिस इज 4 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √13 आएगा, यही आंसर आएगा, सही है जी लगन। अच्छा ये माइनस, सही है, ठीक है ना। अब कुछ भी पूछ सकता है वो, तो एग्जाम में पूछ सकता है, तो वैल्यूज ऑफ फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा, सम पूछ लेगा, सम ऑफ √-2, चाहे वैल्यू ही पूछ लेगा, तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझाइए हमें, कोई समस्या नहीं ना है। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, ऑब्वियस सी बात है 3 वेक्टर का प्रोडक्ट होने वाला है, तो 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये A क्रॉस B क्रॉस C, ये आएगा A क्रॉस B क्रॉस C। अब ये जो A क्रॉस B क्रॉस C है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ब्रैकेट का बहुत मतलब होता है कि कौन से 2 वेक्टर ब्रैकेट के अंदर में और कौन सा एक वेक्टर बाहर है, ठीक है ना। तो जैसे B और C यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा, उससे जो वेक्टर निकल के आएगा फिर वो A के साथ क्रॉस करेगा, तो इसका वैल्यू लिखना कैसे है तो वो पहले समझ लीजिए, नहीं तो जीवन भर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन बना रहेगा, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे करके लिखते हैं, दिस इज A का रिश्ता पहले दूर वाले से तय करते हैं, A का C के साथ रिश्ता तय करेंगे, दूर का रिश्ता लोगों को ज़्यादा पसंद आता है ना, A.C, ठीक है। फिर B बोला मैं भी, तो यहाँ पे B आएगा, माइनस टाइम्स, फिर अब नज़दीक वाला रिश्ता A का B के साथ, तो ये हो जाएगा A.B, ठीक है। और फिर अब C बोला मैं भी, तो ये C वेक्टर, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये बताइए इसको अगर हम x बोल दे और इसको y बोल दे, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो वेक्टर है ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, ऐसा फील नहीं हो रहा है भाई, x वेक्टर b प्लस ऑफ y वेक्टर c, जहाँ पे x का वैल्यू है A.C और y का वैल्यू है दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ A.B। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है
भाई इसका ये मतलब है कि ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर होगा, इसके बारे में क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं हम। इसके बारे में पहला इंटरप्रिटेशन तो ये है कि दिस वेक्टर इज कोप्लेनर विथ वेक्टर बी एंड सी। समझ में आ रहा है? दिस वेक्टर इज कोप्लेनर विथ वेक्टर बी एंड सी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। सही है। अच्छा, दूसरा जो ये वाला वेक्टर होगा, जो भी ये वेक्टर वी वेक्टर है, तो ये वेक्टर वी परपेंडिकुलर भी होगा। वेक्टर वी इज परपेंडिकुलर टू किसके किसके परपेंडिकुलर होगा? अरे वेक्टर वी ए एंड बी क्रॉस सी होगा कि नहीं होगा? है भाई, इस दोनों का तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो वेक्टर निकल के आएगा दोनों के परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये देखिए, इसमें फीलिंग है, ये फीलिंग है। फीलिंग कैसे समझ में आता है वो हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे कि हाउ, आप खुद फील करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कोई भी दो वेक्टर बी और सी का प्लेन में लीजिए, दोनों का क्रॉस निकालेंगे, एक बाहर ऊपर की तरफ वेक्टर आएगा, फिर एक तीसरा वेक्टर ए ले लीजिए कहीं पे भी, और जब ए क्रॉस सी को आप क्रॉस करेंगे तो वो जो वेक्टर आएगा बी और सी के पैरेलल आएगा, मतलब उसके पैरेलल आएगा। फील करके देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ से एक्चुअली फीलिंग से ये समझ में आता है। ये लिखा कैसे जाता है वो भी मैं बता देता हूँ कि ये जो वेक्टर है ना, दिस वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इस वेक्टर को एक्चुअली में ये बी और सी के कोप्लेनर है, दैट्स वाई दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्स वेक्टर बी वाई वेक्टर सी ही लिखा जाता है। फिर एक्स और वाई का वैल्यू डॉट डॉट खेल के ए डॉट सी और ए डॉट बी का वैल्यू इस तरीके से निकाल लिया जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है ना? तो खैर, आप इतना भी याद रखेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। इतना वैल्यू भी याद रखेंगे तो बहुत है, समझने के लिए काफ़ी है। एग्ज़ाम में इसका एप्लीकेशन पूछेगा आपसे। इसका एप्लीकेशन मतलब इस पर क्वेश्चन किस किस तरीके के बनते हैं, क्या क्या कैसे कैसे इसका यूज आएगा, है कि नहीं, मोस्टली तो वो पूछा जाएगा। अच्छा, इसी में अगर दूसरा बात, अगर हम जैसे आपसे ये पूछ ले कि इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे ये तो पहला जैसे ये है, दूसरा अगर हम ऐसा कर देते ए क्रॉस बी और क्रॉस विथ सी कर देते, तो अब इसका वैल्यू लिखना हो तो लिख सकते थे क्या? तो जो बाहर है उसका रिश्ता तय करेंगे हम। तो पहले किसके साथ इसका रिश्ता तय करेंगे बताइए सभी लोग? हेलो, दूर वाले के साथ। तो दूर कौन है? ए है, तो ये हो जाएगा ए डॉट सी। सही है। फिर बी बोला मैं भी, तो यहाँ पे चिपका दीजिए। फिर अब नज़दीक वाला रिश्ता तय करेंगे, तो बी के साथ रिश्ता तय होगा, तो ये हो जाएगा क्या बताइए? सी डॉट बी हो जाएगा। तो सी डॉट बी और फिर ए बोलेगा मैं भी। तो ये इस तरीके से हम लिखना आना चाहिए सभी को। लिख पाएंगे सभी लोग? क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर हो तो बता सकते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाइएगा मत, नहीं तो एग्ज़ाम में पता चला गलती सलती करके कुछ भी करके आ गए। अच्छा, अगर ऐसा बोल दे कि ए क्रॉस बी क्रॉस विथ वेक्टर सी इज सेम एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये दोनों वेक्टर सेम है कि अलग अलग है? कॉमन सेंस से बताइए। अरे डिफरेंट है ये, यहीं से समझ में आ रहा है कि ये जो वेक्टर आएगा वो किसके कोप्लेनर आएगा? जो ब्रैकेट के अंदर है ये वेक्टर किसके कोप्लेनर आएगा? ए और बी के कोप्लेनर आएगा। और ये जो वेक्टर है किसके कोप्लेनर आएगा? जो ब्रैकेट के अंदर है सर, वो बी और सी के कोप्लेनर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सेम नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम में आप लोग के 4 स्टेटमेंट दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो वहां पे आप भी गलती करके आ जाइएगा। ठीक है ना? अच्छा, फिर नेक्स्ट इसमें एक और रिजल्ट, प्रूव दैट, और साथ ही साथ याद भी रखना है, प्रूव दैट एंड रिमेंबर ऑल्सो व्हाट दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो अभी अभी हम बात कर रहे थे, पहले बात नहीं कर रहे थे? याद आ रहा है कुछ कुछ? सी क्रॉस ए नहीं याद आ रहा है? अरे इसका जो वैल्यू है क्या बताया था अभी अभी? ए बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर है ये। डायमेंशन आता है, डायमेंशन से चेक करने आता है, डायमेंशन से।
यहाँ पे दो वेक्टर है, दो वेक्टर, अगर इसका एक वेक्टर का लेंथ एल और एल है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एल और एल है, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर। अब तीनों जब मल्टीप्लाई हो तो एल की पावर 6 आएगा। तो यहाँ पे भी देखिए लेंथ डायमेंशन सेम है क्या, ये लेंथ एल 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 क्यूब की पावर एल क्यूब का होल स्क्वायर पावर 6 आएगा ना। तो फ्रॉम द डायमेंशन यू कैन ऑल्सो चेक कि सही है, पावर 2 सही है, इज डिफाइंड। खैर ये सब चीज़ें थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जो समझ में आएगा हम उस पर चर्चा कर रहे हैं अभी। तो ये कैसे आएगा ये पहले समझ में आ रहा है सभी को कि हाउ दिस क्वांटिटी विल कम। तो इसका आपको जनरल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है सभी लोग बताइए तो। इसका बॉक्स का जनरल मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी। सर एक वेक्टर बाहर रहेगा और बाकी दो का क्या होगा, क्रॉस होगा। बी क्रॉस सी क्रॉस विथ क्या होगा सर, सी क्रॉस ए होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे फैलेगा दिमाग का दही होने वाला है कि लोग ये सब कर क्या रहे हैं सर, ये हमें कुछ हजम ही नहीं हो रहा। देखिए घबराने का मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। अब यहाँ पे बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी को छोटा सा वेक्टर एक्स मान लीजिए, दर्द कम होगा, बाद में एक्स का वैल्यू हम रखेंगे। अभी इतना जैसे बोल रहे हो वैसे करते जाइए, कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्रॉस क्या हो जाएगा बताइए, सी क्रॉस सी हो जाएगा, सही है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है बताइए सर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर अभी अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट विथ क्या है बताइए, एक्स का पहले किसके साथ, ए के साथ, एक्स डॉट ए डॉट सी माइनस क्या होगा एक्स का किसके साथ, एक्स डॉट सी और फिर ए के साथ, सही है, सच्ची बात। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी हेयर एंड दिस इज ए का एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी क्रॉस सी और डॉट ए, सही है, बी क्रॉस सी डॉट ए। और यहाँ पे जो बाहर है ये वेक्टर सी है, ठीक सही है। ये डॉट है दोनों में, ये अलग स्केलर आएगा माइनस टाइम्स अब बी क्रॉस सी डॉट सी, सही है जी। और ये वेक्टर ए। अब ये बताइए ये जो क्वांटिटी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, अरे बी क्रॉस सी डॉट सी 0 होगा कि नहीं। बी क्रॉस सी डॉट सी का क्या मतलब है, बॉक्स बी सी सी। तो डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाता है तो क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है, वैसे भी फिल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये तो वैल्यू 0 में चला गया। एंड ये क्या है, बी सी ए इज व्हाट, बॉक्स ए बी सी है कि नहीं है, अरे है ये। और बाहर ये क्या है, बाहर ये वेक्टर सी है, ये लैम्डा की तरह काम करेगा नाउ, क्योंकि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी तो इसको आगे पीछे कहीं भी घुमा सकते हैं हम। अब बाहर निकाल लीजिए, ए बी सी बाहर निकल आया अब, और जो बच गया है ये ए क्रॉस बी बच गया है, और फिर इसका डॉट होगा वेक्टर सी के साथ। नाउ ए क्रॉस बी डॉट सी अगेन दिस इज व्हाट सर, बॉक्स ए बी सी। तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, क्या बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, तो बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर आ गया, दिस इज द आंसर, सही है। खुद से करके जरूर देखना है, तभी आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इतना सब कुछ करने का। क्लियर है क्या सबको, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग, है कि नहीं। लोग ध्यान देते नहीं जनरली शुरुआत में, फिर आगे चल के एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है हमारे जीवन में, अजीब अजीब घटनाएं क्या हो रही है, क्या सब घटनाएं घटित हो रही है। तो बिल्कुल घबराने जैसी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा एक चीज़ और अभी भी हम बात किए थे ऊपर में नोट डाल के, वैसे वहाँ पे भी बात किए थे, एक बार फिर बात कर देते हैं कि अगर बॉक्स ए बी सी जो है, ये बॉक्स ए बी सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, अगर नॉन कोप्लेनर है तो क्या ये वेक्टर भी, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए वेक्टर, क्या ये भी क्या होगा, आर ऑल्सो नॉन कोप्लेनर होगा कि नहीं होगा, कि उनका भी बॉक्स क्या होगा सर, नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। कोई समस्या है किसी को, कोई समस्या परेशानी हो तो बताइए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा,
क्वेश्चन तो क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब लल्लू छाप के क्वेश्चन सब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बना लो। इफ ए कैप वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ये बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी, वेक्टर बी एंड सी। क्या ये सब एंगल पूछा जाए तो निकाल सकते हैं? पहले हमें बताइए सभी लोग। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, क्या निकाल पाएंगे सभी लोग? निकाल के बताइए तो क्या आएगा। दिमाग नहीं काम कर रहा है तो हम ही करते हैं सॉल्व। चलो भाई यहाँ पे देखो सॉल्यूशन सभी लोग। अब ये उसको ओपन अगर कर देंगे सर, अभी जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया है कि सर सी का रिश्ता बी के साथ, फिर ए वेक्टर हो जाएगा, फिर नज़दीक वाले के साथ सी डॉट ए, और फिर क्या आएगा वेक्टर बी, और फिर इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है, यही है ना। अब जब हमें कंपेयर करना है तो इधर तो वेक्टर ए है ही नहीं कुछ, तो वेक्टर ए 0 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए कर लीजिए। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो सी डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा बताइए। अरे सी डॉट ए बी का वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी को? कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सी डॉट बी का वैल्यू 0 आएगा ना ये, एंड ए डॉट सी का वैल्यू क्या आएगा? -1/2 आएगा। कुछ हजम ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ में भी आ रहा है कि क्या बातें चल रही हैं। अब ए डॉट सी इक्वल टू -1/2 है, तो दोनों यूनिट वेक्टर थे, तो इसका मतलब कॉस थीटा डायरेक्ट आ गया, इक्वल टू -1/2, थीटा इक्वल टू 2π/3 होगा कि नहीं होगा। और सी डॉट बी इक्वल टू 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 आ गया आंसर। कोई समस्या है क्या इसमें? ऐसे ही क्वेश्चन सब आएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जितने लल्लू टाइप के प्रॉब्लम है सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो है ही, बाकी फॉर्मूले वॉर्मूले जितने हैं वो सब घोट लेना है, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना कुछ भी। एग्जाम में बोनस मिलेगा, जितने रिजल्ट बता रहे हैं ना ये सब याद उतरा जाए, समझ लीजिए कि 30-40 टू क्वेश्चन ऐसे निकल आएगा पूरे टॉपिक मिला के। 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं होगा, बस चीज़ें अगर याद है तो हम कर लेंगे, चीज़ें याद नहीं है तो फिर वही घूमते रहिए गोल गोल, इधर उधर करते रहिए। बाकी प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, सीट वूट लगाएंगे तो उतना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट होता जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान दीजिए। चलिए एज पर एग्जाम्पल एक और करते हैं, दिया हुआ है प्रूव दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस आई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस जे स्क्वायर प्लस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस के, इसका स्क्वायर इक्वल टू 2a वेक्टर का स्क्वायर। हाँ जी, लैग्रेंजेस यूज करना था। लैग्रेंजेस को अगर याद रिकॉल करें, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी को, इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी याद है। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी एक बोला था, लैग्रेंजेस नाम के व्यक्ति ने दिया था लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। क्या दिया था? ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डॉट बी वेक्टर स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? तो अकॉर्डिंग टू दैट लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, अब हमें बताइए सभी लोग, ए क्रॉस आई को अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए भाई। ए क्रॉस आई वेक्टर का मॉड स्क्वायर अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सर वही चीज़ तो लिखेंगे, वेक्टर ए स्क्वायर बी आई कैप का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट आई होगा कि नहीं, वेक्टर ए डॉट आई कैप का स्क्वायर, फिर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस जे है,
दिस स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस दिस इज ए डॉट जे, इसका स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस के इसका मॉड का स्क्वायर क्या आएगा सर, वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट के का स्क्वायर आएगा। सही है, तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, तीनों को जैसे ही ऐड करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस आई स्क्वायर, दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस जे स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा सर, ए डॉट आई का स्क्वायर, ए डॉट जे स्क्वायर आएगा। और ये क्या है, इसका फीलिंग याद नहीं आया होगा सबको, ये भी एक रिजल्ट बता दिया था, एक याद है रिजल्ट, एक और रिजल्ट याद है सभी को, क्या बताया था, अबे वेक्टर ए इक्वल टू ए डॉट आई कैप याद है, वेक्टर ए डॉट जे कैप याद है, ये ए डॉट के कैप याद है, नहीं याद है। अरे ए डॉट आई कैप क्या है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, ये ए डॉट जे क्या है, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अगेन वेक्टर ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो दैट्स वाई दिस विल बी 3a वेक्टर स्क्वायर माइनस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a वेक्टर स्क्वायर, है कि नहीं आंसर। कोई समस्या, तो देखिए कई सारे रिजल्ट या सब इंटरलिंक है, एक रिजल्ट दूसरे में कैसे यूज हो रहा है, फीलिंग कैसे आपस में चल रही है। ठीक है, एक छोटा सा बात और करेंगे, थ्योरम इन स्पेस, थ्योरम इन प्लेन था ना, थ्योरम इन प्लेन क्या था, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर अगर है स्पेस में, तो किसी भी तीसरे वेक्टर को बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरम इन स्पेस बोलता है कोई भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से चौथा वेक्टर को लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी and vector C are 3 non-zero non-coplanar vectors, non-coplanar is very important line here, non-coplanar vectors are in a space, then any vector in space, any vector in space, then any vector in space can be written as their linear combination, as their linear combination. लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है इज दैट वेक्टर आर अगर फोर्थ वेक्टर है तो वेक्टर आर कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी एंड प्लस जेड टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। दिस इज द थ्योरम इन स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो थ्योरम इन स्पेस ये कहता है इसको फील करना होगा। अब ऐसे तो हम इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा फील नहीं करवा पाएंगे। थ्योरम इन प्लेन से लिंक्ड है, क्योंकि अब हमारे पास तो भाई एक ही साधन है, बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। अब हम ऐसे डायलॉग नहीं पास कर, इशारे से दिखा नहीं सकते। अब यहाँ पे ये मान लीजिए कोई भी 2 वेक्टर है, ठीक है, ये 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो थ्योरम इन प्लेन क्या कहता है कि सर इस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से इस प्लेन में आप कोई भी वेक्टर लिख दोगे जो ए और बी के प्लेन में है, एक्स वेक्टर ए से प्लस वाई वेक्टर बी करके एक वेक्टर ये आ जाएगा। नाउ एज्यूम करिए तीसरा वेक्टर ये है, दिस इज ए थर्ड वेक्टर जो हवा में है, थोड़ा सा किसी एंगल पे टिल्टेड है ए और बी से, अलग प्लेन में हो, क्योंकि नॉन कोप्लेनर बोला गया था। नाउ दिस इज ए वेक्टर सी, ठीक है। अब ये सोचिए कि ये जो वेक्टर सी है और ये जो है इससे एक नया पैरेललोग्राम बनेगा, फील करना होगा। ये इससे एक नया पैरेललोग्राम बनेगा, इधर ये डायगोनल्स, इसको फील कर पा रहे हैं ये चारों को।
अब ये जो नीचे एक्स वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर सी था, इसमें अगर जेड से मल्टीप्लाई कर दे, जेड वेक्टर सी कर दे, तो सर ये जेड वेक्टर सी बन जाएगा। तो इससे जो इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा सर? इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसीलिए एक नया वेक्टर क्रिएट होगा, एक्स वेक्टर ए प्लस ऑफ वाई वेक्टर बी प्लस ऑफ जेड वेक्टर सी इन स्पेस, दिस इज वेक्टर आर। अब एक्स वाई जेड का अलग अलग वैल्यू चेंज करते जाइए, अलग अलग आपको वेक्टर इन स्पेस 3D स्पेस मिलता जाएगा, है कि नहीं। जैसे अगर एज फॉर एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं फील करने के लिए ही, आपको खुद ही इस चीज़ का अनुभव होगा कि आई जे और के क्या है। पहले ये बताइए, तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है कि नहीं? हेलो, अरे आई जे और के तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। ये अलग बात है कि सर तीनों में एंगल 90-90 है, 90-90 है। एंगल 90 का फ़ायदा मिल जाता है हमें कैलकुलेशन वगैरह करने में। सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो तीनों नॉन कोप्लेनर है कि नहीं? पहले ये फील हो रहा है, तीनों नॉन कोप्लेनर है। तो तभी तो हम किसी वेक्टर आर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। भाई क्या लिखते हैं किसी वेक्टर आर को? सर एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और जेड के कैप लिख देते हैं। तो ये तो सिंपल सा है फीलिंग। अब इसको, इसी चीज़ को हमने जनरलाइज फॉर्म में बताया है। इन अ जनरलाइज फॉर्म आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग। कहने का मतलब ये है कि अब समझिए यहाँ पे कि कोई भी दो वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए क्रॉस बी अलग प्लेन में आएगा। तो तीन वेक्टर मिल गया। अब हमें तीन वेक्टर मिल गया कि नहीं मिल गया? ये इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम। तो कभी भी अब थ्योरम इन स्पेस, कोई स्पेस में किसी वेक्टर आर को लिखना होगा तो तीन नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर हमें चाहिए। तो अब किसी भी वेक्टर आर को ना हम वेक्टर आर इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स वेक्टर ए वेक्टर प्लस ऑफ वाई बी वेक्टर प्लस ऑफ जेड टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। अब ए बी सी का अलग अलग वैल्यू निकालते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे यहीं पे अगर हम बात कर ले कि x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए डॉट क्रॉस क्रॉस डॉट यही सब खेलना पड़ता है। मतलब कुछ कुछ आप अगर करिएगा, जैसे अगर इसी में डॉट ले ले, जैसे डॉट विथ वेक्टर अगर ले ले b, चाहे a ले लेते हैं a, ठीक है, a वेक्टर ले लेते हैं और डॉट विथ a वेक्टर एंड गिवन ये कर देते हैं थोड़ा सा कि सर a डॉट b का वैल्यू 0 है, ठीक है, a और b परपेंडिकुलर थे। तो यहाँ से जैसे डॉट विथ वेक्टर ए लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर डॉट ए आ जाएगा। तो एक्स टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, और फिर ये 0 में चला जाएगा और ये भी किस में जाएगा भाई? ए डॉट ए क्रॉस भी 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल आएगा, ये वेक्टर आर डॉट ए अपन मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसमें, इस वाले में फिर से डॉट विथ अगर हम ले लें किससे? डॉट विथ किससे? ए बी से ले लें। अगर डॉट विथ बी वेक्टर अगर ले लिया जाए तो क्या आएगा बताइए? तो यही चीज़ हो जाएगा सर आर डॉट बी, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी 0 में चला जाएगा, वाई मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर और प्लस बी वेक्टर के साथ डॉट, ये भी 0 आएगा। तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा आर डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। अब एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन में कुछ कुछ डेटा वेटा, एक सिंप्लीफाइड चीज़ें बता रहे हैं कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर इसमें डॉट विथ अगेन ले ले, अगर हम मान लीजिए ए क्रॉस बी ले लें, डॉट विथ वेक्टर ए क्रॉस बी अगर ले लेंगे तो क्या दिखाई देगा? आर डॉट ए क्रॉस बी, दिस इज, ये भी 0 में चलेगा, ये भी 0 में जाएगा, और जेड टाइम्स ऑफ ये मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आर डॉट ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा? बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बनेगा कि नहीं? तो जेड इक्वल टू बॉक्स ऑफ आर ए बी वैक्टर आ जाएगा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? नीचे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या एक्स वाई जेड का सारा वैल्यू आ गया, उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ये सब दिया रहेगा, आर डॉट ए आर डॉट बी कुछ सब कुछ दिया रहता है।
तो हम एक तरीका बताएं कि हाउ टू मतलब यूज़ दिस थ्योरम, कैसे इस थ्योरम को हम यूज़ कर करके अलग अलग चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, इसी में एक होता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होता है भाई? कोई भी तीन वेक्टर अगर स्पेस में है, ठीक है, सबसे पहले तो वेक्टर होना चाहिए, तो उसका फिर रेसिप्रोकल सिस्टम बनाएंगे। तो कोई भी तीन वेक्टर मान लीजिए ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ कुछ सेट बना रहे हैं, तो इसका मतलब बॉक्स क्या होगा? बॉक्स प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा, है कि नहीं? तो इसका पहले डेफिनेशन में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद और भी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एक सेट ये हो गया, दिस इज वन सेट, फर्स्ट सेट बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा सेट जो है, दिस इज ए डैश है, ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर का ये सेकंड सेट है, दिस इज द सेकंड सेट, ठीक है। सेकंड सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। इस दोनों सेट को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम, तभी बोलते हैं द टू सेट्स आर said to be reciprocal system set of vectors if they satisfy कंडीशन ये है, वेक्टर ए डैश का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेक्टर बी डैश का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू वेक्टर सी डैश का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 1। फर्स्ट सेट ऑफ, इसमें थोड़ा सा लिखना ये जरूरी है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी नॉन कोप्लेनर ही होगा, नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम ए डैश बी डैश सी डैश को ए बी सी के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? तो सर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा? तो यहाँ नोट डाल के अगर ए बी सी का ए डैश बी डैश सी डैश का अगर वैल्यू लिखना चाहे तो यहाँ देखिए ए डैश वेक्टर जो है, ए डैश वेक्टर को हम लिख सकते हैं दिस इज ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई ये बॉक्स ऑफ ए बी सी वेक्टर, ठीक है। अभी फील करिएगा, सब समझ में आएगा, बताएंगे अभी। वेक्टर बी डैश को लिख रहे हैं हम, वेक्टर बी डैश इक्वल टू दिस इज वेक्टर सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, एंड वेक्टर सी डैश वेक्टर इक्वल टू दिस इज ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये देखिए तो फील करके, क्या ए डैश का जब ए देखिए यहाँ पे ये इससे ये लिखने से फायदा क्या है? जब ए का हम वेक्टर ए का ए डैश के साथ डॉट लेंगे क्या आएगा बताइए सभी लोग? तो सर ये लेंगे तो ये ए डैश का वैल्यू ये है, अगर यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट विथ दिस इज बी क्रॉस सी अपॉन में दिस इज बॉक्स ऑफ वेक्टर ए बी सी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपर भी तो सर बॉक्स ही बन गया ए बी सी का बॉक्स, और नीचे भी क्या बन गया? बॉक्स ऑफ ए बी सी ही बन गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आ जाएगा सर? कट फिट के 1 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, छोटी छोटी और बातें हैं, मुझे तो पहला चीज़ जो हमने समझाया कि इसका वैल्यू ये है। दूसरा चीज़ जो है, क्या हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर, ये सब खुद फील करिएगा आप लोग, बस मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट ये है सी डैश वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी डॉट सी डैश वेक्टर इक्वल टू वेक्टर सी डॉट
वेक्टर ए डैश इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी डैश, इसका डॉट जो 0 आएगा, मतलब खुद के साथ जो डॉट है वो 1 रहेगा वेक्टर ए डॉट ए डैश, और बाकी अदर के साथ किसी के साथ भी लेंगे तो वो 0 आएगा, है कि नहीं, ये बस यही ध्यान रखना है। अच्छा, इसका बॉक्स अगर लेंगे तो क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉक्स ऑफ ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर और वेक्टर सी डैश, इसका बॉक्स इक्वल टू क्या 1 बाई बॉक्स ए बी सी वेक्टर होगा, ये सोचिए पहले सभी लोग, होगा कि नहीं होगा। अरे जैसे अब यहाँ पे हमने बात किया है वेक्टर ए डैश का वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, हेलो सब लोग सुन पा रहे कि सो गए भैया, हेलो, वेक्टर ए डैश का वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या आएगा सर, बी क्रॉस सी आएगा अपन बॉक्स ए बी सी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर बी डैश का लिखेंगे तो सी क्रॉस ए आएगा अपन क्या आएगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी आएगा, आएगा कि नहीं। फिर सी डैश का लिखेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, और फिर नीचे सर बॉक्स ऑफ ए बी सी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है सब क्या है, ये सब में कॉमन है, ये लैम्डा है सर, ये तो लैम्डा है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना जी। तो लैम्डा जब डिटर्मिनेंट से सब में से बाहर निकालेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनता है ना बॉक्स, तो 3 बार लैम्डा जब बाहर आएगा तो लैम्डा क्यूब आएगा ना बाहर, और ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी, मतलब 1 बाई लैम्डा क्यूब, 1 बाई लैम्डा क्यूब, बॉक्स ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड दिस इज ए क्रॉस बी, यही होगा। और ये अभी अभी इसका वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है बताइए। अरे बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और लैम्डा का वैल्यू क्या है, बॉक्स ए बी सी है, तो सर बॉक्स ए बी सी का होल क्यूब है, ये है कि नहीं है, होल क्यूब है, तो सर ये स्क्वायर क्यूब कट गया, तो कुल मिला के 1 बाई क्या आ गया, 1 बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी आ गया। कोई समस्या परेशानी नहीं। हाँ जी, जो तीनों को सेटिस्फाई करे, नहीं तीनों को सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली, तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, ए डैश बी डैश सी डैश का, समझ में आ रहा है ना, तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाला, क्योंकि 3 वेक्टर मिलके एक सेट बना रहा है, ऐसे समझो, और फिर उसका रेसिप्रोकल उस 3 के करस्पॉन्डिंग उसी का रेसिप्रोकल है, तो उस 3 का करस्पॉन्डिंग उसका रेसिप्रोकल लेना है, तभी ये ऐसा आ पा रहा है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ऐसे तो रैंडम नहीं लेना है ना, वो तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो है ना, इसमें ये भी कंडीशन होता है एक्चुअली रेसिप्रोकल सिस्टम में, कि अगर ये जो 3 वेक्टर है, ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन हमने नोट में डाला है, ये जो सेकंड वाला कंडीशन होता है, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, ये वाला कंडीशन, तो ये वाला कंडीशन सब थोड़े सेटिस्फाई कर देगा एक्चुअली में, तब जाके ये निकल के आता है। अरे ऐसे फील करो ना कि जैसे आई जे के का एक सिस्टम है, उसी के करस्पॉन्डिंग एक दूसरा सिस्टम हम बना रहे हैं जो उसका रेसिप्रोकल की तरह काम करेगा। तो ये डिफाइन किया गया है, ये सब तो आगे के थ्योरी में है, वैसे ये सब चीज़ें जैसे एडवांस थ्योरी में जाओगे वेक्टर अलजेब्रा का, तो वहाँ पर रेसिप्रोकल सिस्टम में थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता भी है नहीं, जो इमेज निकाल के कुछ कुछ करते हैं, क्या वो सब आगे की बहुत आगे का चीज़ है, रिसर्च वाले पढ़ते हैं सब। हाँ जी, हाँ बस वही लीनियर अलजेब्रा का जो है ना, लीनियर अलजेब्रा में वही रेसिप्रोकल सिस्टम वाला होता है, वहाँ पे भी होता है ये, जैसे इनवर्स ऑफ आइगन वैल्यूज वगैरह भी होता है ना, पढ़े हो, भूल भाल गए।
कुछ वैसा ही है। हाँ, अब यहाँ पे जैसे ये सब जो चीज़ें हैं, बस ये सब इसलिए बता दिए ना कि देखिए एग्ज़ाम में इतना तो बहुत ज़्यादा टच नहीं करेगा, बस एक बार आइडिया दे दिए कि अगर दिमाग में रहेगा, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब पूछ सकता है। जैसे कुछ कुछ वैल्यू दे देगा तो इसका जो पार्ट में बीच बीच में जो चीज़ें निकल के आई वो सब पूछ सकता है, तो वो सब काम आएगा आपके। बाकी तो क्या है, इसे तो दुनिया बहुत बड़ा है इसका। तो वेक्टर में थोड़ा सा चीज़ें और है, हल्का फल्का चीज़ हमें समझाना है, कुछ एकाद थ्योरम, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट, और फिर बाकी चीज़ें हो ही गया है। 3D का बात करेंगे अब हम। 3D में सबसे पहले लाइन और प्लेन से एसोसिएटेड बातें करेंगे। 3D में है नहीं ज़्यादा, 2 से 3 लेक्चर लगेगा, फिर वेक्टर 3D आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो तब तक वेक्टर के सीट को निपटाइए। लेवल 1 अगर कर लिए हैं तो लेवल 2 करिए सभी लोग। ठीक है ना जी। थ्योरी लगभग ख़त्म ही है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बार आप रिवाइज कर लिए शुरू से कि कितने थ्योरम पढ़ा है हमने, क्योंकि अगले टर्न पे हम सारे थ्योरम्स को एक बार रिवाइज करने वाले हैं शुरुआत से। नॉन कोलिनियर वेक्टर से स्टार्ट करिएगा, और बीच में हमने क्या क्या और भी कई सारे जो टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, थ्योरम इन प्लेन, थ्योरम इन स्पेस, सबको एक पन्ने पे लिखना है और अलग अलग फील करना है कि एक्चुअली में ये इससे बाकी दूसरे से कैसे डिफरेंट है, हाउ द ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट, सब सेम नहीं है, ये फील करना है। तो इसके लिए जब हम चीज़ें एक साथ लिखते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, तब ये सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। सबको समझ में आ रहा है ये सब जो हम कह रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी अच्छे से धुलता है जब हम बार बार गो थ्रू होते हैं, चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं। हम कितना भी चीख लेंगे, चिल्ला लेंगे, तो हमारे पास जो ज्ञान है हमारे पास, वो हमारा बेहतर होता जाएगा, आपका बेहतर नहीं होगा। आपका बेहतर तभी होगा जब आप उस पर वर्कआउट करोगे, सभी लोग क्वेश्चन लगाओगे, कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है तो उसको आप दूर करोगे। कॉन्सेप्ट भी अगर ढंग से क्लियर हो गया ना, और सारे फॉर्मूले याद है यार, 30 से 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन तक आप ऐसे निकाल के आ जाओगे, इतना गारंटी देते हैं हम। लेकिन करोगे तभी होगा, उतना करने में बहुत मेहनत लगेगी। चलिए ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगले टर्न पे। ठीक है, कल मिलते हैं।